कभी कभी सच उजाले में नहीं, अंधेरे की परछाइयों में छुपा होता है। और कुछ परछाइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, हिम्मत चाहिए। मैं आरव सैनी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, कई सालों से एक ही सवाल से जूझता आ रहा हूं, क्या हर कहानी का अंत वही होता है जो हमें दिखाया जाता है, या कुछ सच ऐसे होते हैं जो जानबूझकर छुपा दिए जाते हैं? उस दिन भी कुछ खास नहीं था। एक आम सी शाम जो ठंडी और खामोश थी, जैसे वक्त भी थक कर किसी कोने में बैठा सुस्ता रहा हो। दीवार की घड़ी की टिक टिक, किताबों में खोई मेरी आंखें, और बाहर हल्के कोहरे में लिपटी सड़क, ये सब मिलकर एक ऐसी तन्हाई रच रहे थे जिसे मैं पिछले 5 सालों से ओढ़े हुए था। लेकिन उस शाम कुछ बदला। कोई दस्तक हुई, बहुत हल्की, जैसे कोई दरवाजा नहीं, मेरी जिंदगी की नींदें खटखटा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। सांवला चेहरा, उलझे बाल, और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने हाल ही में किसी मौत को बहुत पास से देखा हो। उसके हाथ में एक फाइल थी, पुरानी, धूल लगी हुई, और उस फाइल पर एक नाम लिखा था जिसे पढ़ते ही मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। कनिष्क राय चौधरी। वही नाम जिसने कभी मेरे करियर को तोड़कर रख दिया था। वही केस जिसने मुझे हर रात बेचैनी में करवटें बदलने पर मजबूर कर दिया था। वही केस जिसे हमने सबूतों के अभाव में सुसाइड कहकर बंद कर दिया था। लेकिन मेरे भीतर कहीं एक आवाज थी जो हर रोज कहती थी, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। लड़की ने मेरी आंखों में देखा और बिना हिचकिचाहट के बोली, मैं आयरा हूं, कनिष्क की बहन। और मुझे पता है कि मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की थी। कोई है जिसने उसे मारा। और मैं उसे ढूंढना चाहती हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए, इंस्पेक्टर सैनी। मैं कुछ पल खामोश रहा। शब्द जैसे मेरी ज़बान पर जम गए थे। 5 साल बाद कोई आया था उस जख्म को फिर से कुरेदने, जो मैंने बड़ी मुश्किल से सी दिया था। लेकिन वो लड़की, उसकी आवाज, उसकी आंखों का विश्वास, उन्होंने मुझे फिर से उसी अंधेरे में खींच लिया जिससे मैं कभी बाहर आया ही नहीं था। मैंने फाइल उठाई। धीरे धीरे उसके पन्ने पलटे। एक बार फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से मेरी दुनिया ठहर गई थी। मौत की तारीख वही, जगह वही, तस्वीरें वही। लेकिन इस बार एक नई चीज थी, एक डायरी। उस डायरी के पन्ने पुराने थे, किनारे फटे हुए, लेकिन हर शब्द ताजा था। जैसे खून से लिखा गया हो। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कल जिंदा न रहूं, तो समझना कि यह मेरा फैसला नहीं था। किसी ने मुझे मजबूर किया है। उस एक लाइन ने मेरे अंदर की चुप्पी को तोड़ दिया। 5 सालों की खामोशी एक झटके में चीख पड़ने लगी। मैं जानता था, अब इस केस को फिर से खोलना होगा। अब इस अंधेरे में उतरना पड़ेगा, चाहे कितनी ही गहराई क्यों न हो। मैंने आयरा को बैठने का इशारा किया और पूछा, कब से तुम्हें ये डायरी मिली? उसने कहा, कुछ हफ्ते पहले मुझे उसके कमरे की अलमारी के पीछे एक खाली जगह मिली, वहां ये डायरी छिपी हुई थी। मैंने जब इसे पढ़ा, तब समझ आया कि वो किसी से डरा हुआ था। और वो कोई अब भी वही बाहर है। आजाद। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में वो आग थी जो सिर्फ एक बहन की आंखों में होती है, जब वो अपने भाई के लिए न्याय मांगती है। मैंने पहली बार उस शाम चाय का कप बिना खत्म किए नीचे रखा और कहा, हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां ये कहानी खत्म हुई थी। लेकिन इस बार इसका अंत मैं खुद लिखूंगा। और इसी के साथ वो केस फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी कभी किसी बंद दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। और उस रात जब मैंने कनिष्क की डायरी पढ़ी थी, तो मुझे समझ आ गया था कि जो कुछ हमने 5 साल पहले अनदेखा किया, वो दरवाजा आज भी वही है। बंद, जंग लगा हुआ, और उसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो किसी की जिंदगी को निगल चुका है और किसी की आत्मा को जला रहा है। मैंने अगली सुबह आयरा को साथ लिया और हम दोनों निकल पड़े उस जगह की ओर जहां कनिष्क की मौत हुई थी, हिलस्टोन अपार्टमेंट, शहर के सबसे ऊंचे हिस्से में बना वो आलीशान फ्लैट, जहां से नीचे गिरकर उसकी लाश मिली थी। रास्ते में गाड़ी की खामोशी उतनी ही भारी थी जितनी हमारी सांसें। सड़कों पर धूप छिटकी थी, लेकिन हमारे भीतर सिर्फ अंधेरा ही चल रहा था। मैं उसे देख रहा था, उसकी आंखों में वो तीखी बेचैनी थी,
जो तब होती है जब कोई अपने सवालों के जवाबों के लिए किसी गहरी खाई में छलांग लगाने को तैयार हो जाए। हिलस्टोन अपार्टमेंट के गेट पर वही पुराना गार्ड बैठा था, रघुबीर। उम्र ने उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं छोड़ दी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो चौकसी थी जो 5 साल पहले थी। आप? इंस्पेक्टर सैनी, उसने मेरी तरफ देखा और चौंकते हुए खड़ा हो गया। बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। मैंने सिर हिलाया, जैसे अतीत से हाथ मिलाया हो। कनिष्क राय चौधरी वाला फ्लैट अब भी खाली है? मैंने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, जी साहब, कोई किराएदार नहीं आया वहां। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। कई बार रात को लाइटें अपने आप जल जाती हैं, खिड़कियां खुलती हैं, और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी आती है। आयरा कांप गई थी। मैंने उसे देखा और कहा, सच कभी डराता नहीं, बस रास्ता दिखाता है। हम ऊपर पहुंचे। फ्लैट वही था, 17वीं मंजिल पर, खामोश, बंद, लेकिन उसके दरवाजे से कोई सिसकी अब भी रिसती हुई लगती थी। मैंने चाबी घुमाई, दरवाजा खुला और एक बासी, थकी हुई उदासी की लहर हमारे सामने फैल गई। कमरे में हर चीज जैसे वहीं थमी थी। दीवार पर अब भी वो पुराना कैलेंडर टंगा था, कनिष्क की लाइब्रेरी में किताबें सजी थीं, मेज पर एक टूटी हुई फ्रेम रखी थी, जिसमें उसकी और आयरा की हंसती हुई तस्वीर थी। पर उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे अब एक सन्नाटा था, जो चीख चीख कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं धीरे धीरे पूरे फ्लैट को देखने लगा। दीवारों पर उंगलियों से खरोंच के निशान थे। एक जगह किसी ने जैसे जोर से घूंसा मारा हो, वहां प्लास्टर टूटा हुआ था। ये तुम्हारे भाई ने किया था? मैंने पूछा। आयरा बोली, नहीं, ये बाद में हुआ था। उस रात के बाद मैं यहां कभी नहीं आई। लेकिन पड़ोसी कहते हैं कि किसी रात दरवाजे के पीछे बहुत तेज आवाजें आई थीं, जैसे कोई चीख रहा हो, रो रहा हो। मैंने दीवार की उस जगह को ध्यान से देखा, और वहीं कुछ लिखा था, बहुत हल्के, लगभग मिटे हुए अक्षरों में। उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने मुझे चुप करा दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। ये उस आत्मा की गवाही थी जो आज भी इस कमरे में भटक रही थी। मैंने तुरंत उस जगह की तस्वीरें लीं। हम बाहर निकले। आयरा की सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो उस जगह के भार को अब और सह नहीं पा रही थी। हमने नीचे आकर रघुबीर से पूछा, उस रात तुम्हें कुछ याद है? रघुबीर ने लंबी सांस ली। साहब, मैंने उस रात किसी को वहां आते हुए देखा था। कोई आदमी था, काले कपड़े में। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसके पास कोई बड़ा बैग था। और वो सीढ़ियों से चुपचाप ऊपर गया। कुछ देर बाद एक जोर की चीख आई। और फिर सन्नाटा। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस आदमी ने मुझे पैसे दिए थे चुप रहने के। और कहा था, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। मैं डर गया साहब। मैंने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जो कनिष्क की फाइल में थी, उसकी कंपनी के 4 लोगों की। मैंने पूछा, इनमें से कोई था वो? रघुबीर ने तस्वीर को गौर से देखा और कांपती उंगली से एक चेहरा चुना। ये था अर्जुन मेहरा। मैंने तस्वीर को देखा। अर्जुन, कनिष्क का सबसे करीबी दोस्त, वही जिसने उस रात कहा था कि कनिष्क अंदर से टूट चुका था और सुसाइड करना चाहता था। पर अब शक की सुई उसी पर जा रही थी। मैंने आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां आग थी। मैं उसे देखना चाहती हूं, उसने कहा। तुम देखोगी, मैंने कहा, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। उसके हर रिश्ते, हर काम, हर झूठ, और हर वो सच जो उसने छुपाया। हम उस दिन देर रात तक कनिष्क की पुरानी फाइलों, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डायरियों को देखते रहे। और वहां हमें एक और नाम मिला, डार्क विंग, एक फाइल का नाम जो उसके लैपटॉप में थी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये क्या हो सकता है? आयरा ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, शायद वही फाइल जिसमें वो सच छिपा है जो किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। और शायद उसी वजह से उसकी जान ली गई। अगली सुबह मैंने साइबर टीम के एक पुराने दोस्त से संपर्क किया, विक्रांत, जो अब एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। उसकी मदद से हम उस फाइल को खोल पाएंगे,
लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर वो फाइल किसी को इतनी खतरनाक लगी कि उसकी वजह से एक जान गई, तो सोचो वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आयरा चुपचाप बैठी थी, जैसे अंदर से टूट भी रही थी और बनने की कोशिश भी कर रही थी। अब क्या करेंगे? उसने पूछा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां रात की परछाइयां फैल रही थीं, और धीमे स्वर में कहा, अब हम सच्चाई की उस सुरंग में उतरेंगे जहां लौटना आसान नहीं होता। अब जो सामने आएगा वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा जाल होगा जिसमें दोस्त, परिवार और सच तीनों उलझे होंगे। और हमें सब कुछ जानना होगा, हर दर्द को छूना होगा, हर चेहरा देखना होगा, बिना डरे। रघुबीर की सांस में जैसे कोई अनकहा डर बसा हुआ था। उसकी आंखों में वो हलचल थी जो बरसों से दबा दी गई हो, और अब जब सच सामने लाने का वक्त आया तो वो कांपने लगी हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बोलो रघुबीर, जो भी याद है सब साफ साफ बताओ। सच जितना जल्द सामने आए उतना बेहतर है। किसी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। वो गार्ड, जो शायद जिंदगी भर अपने ड्यूटी टाइम पर बर्फ की तरह सख्त रहा होगा, उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर का बच्चा डर के मारे सिमट गया हो। उसने मेरी आंखों में देखा और फिर बोल पड़ा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज में एक ऐसा बोझ था जिसे अब तक उसने अकेले उठाया था। साहब, उस रात जो लोग कनिष्क बाबू से मिलने आए थे, वो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन मैंने देखा था उन्हें। 3 लोग थे, एक लंबा चौड़ा आदमी, एक औरत जिसकी आंखें जैसे सीधे किसी के दिमाग में उतर जाएं, और एक तीसरा जो सारा वक्त चुपचाप खड़ा रहा। वो बहुत देर तक फ्लैट में रहे। मैं ऊपर नहीं गया, लेकिन उनकी गाड़ी में एक अजीब सी चीज रखी थी, एक ब्लैक सूटकेस जो खुला था और उसमें कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं, शायद मशीन जैसी। और सबसे अजीब बात, जब वो तीनों निकले, उनके कपड़े बदले हुए थे। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। ब्लैक सूटकेस, कपड़े बदलना, बिना रिकॉर्ड के कोई विजिटर, ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुन रहे थे जिसमें कुछ बहुत बड़ा छिपा था। मैंने तुरंत रघुबीर से कहा, उनकी गाड़ी का नंबर याद है? रघुबीर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सर। आखिरी नंबर 7 TQ था। बाकी कुछ धुंधला हो गया है। लेकिन उनके पास एक स्पेशल पास था जो आम लोगों को नहीं मिलता। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वहां से आयरा के साथ निकल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही आयरा फूट पड़ी, आरव, ये सब क्या है? तुम देख रहे हो ना? कनिष्क की मौत कोई आम हादसा नहीं था। किसी ने उसे मारा है, और वो सब जानबूझकर छिपाया गया है। मैंने उसका हाथ थाम लिया, मैं वादा करता हूं, आयरा। मैं सच तक पहुंचकर ही रुकूंगा। उस रात मैं थाने नहीं गया। मैं सीधे पहुंचा उस आदमी के पास जिसने कभी मुझे अपराधियों की आंखों में सच पढ़ना सिखाया था, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनार्दन वर्मा। वो एक पुरानी कोठी में अकेले रहते थे, और उनके पास ऐसे कई राज थे जो किसी फाइल में नहीं मिलते। मैं जब पहुंचा, वो बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखकर मुस्कराए, तो जनाब, अपने पुराने गुरु के पास आए हो? मैं बैठा और बिना भूमिका के सब कुछ बता दिया, कनिष्क की मौत, डायरी, हिलस्टोन अपार्टमेंट, ब्लैक सूटकेस, वो 3 लोग, और दीवार पर लिखा गया वाक्य। जनार्दन वर्मा ने मेरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, आरव, जो तू सोच रहा है वो तुझसे कहीं बड़ा है। ब्लैक सूटकेस, कपड़े बदलना, दीवार पर कोडेड मैसेज, ये सब एक पुराने ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं, ऑपरेशन साइलेंस। ये एक गुप्त मिशन था जिसमें सरकार और कुछ प्राइवेट कंपनियां मिलकर इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उस समय हमने कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी था, लेकिन केस बंद करवा दिया गया, ऊपर से दबाव आया था। शायद तेरा दोस्त उसी में शामिल हो गया था, या फिर किसी ऐसी चीज का गवाह बन गया था जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वो 3 लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं? वर्मा जी ने गहरी सांस ली। संभव है। और अगर ऐसा है, तो बेटा, तुझे सावधानी से चलना होगा। क्योंकि जिनके पास दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत है, वो इंसान की मौत को सिर्फ एक गलती बना सकते हैं।
मैं वापस लौटा और उस रात मैं सो नहीं पाया। कनिष्क की आंखें बार बार मेरे सामने आ रही थीं और उसके पीछे खड़ी एक परछाई जो मेरे सवालों का जवाब लिए हर बार मेरी आंखों से छिप जाती थी। अगली सुबह मैं पहुंचा एक पुराने कंप्यूटर एक्सपर्ट निखिल भट्टाचार्य के पास। वो कभी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मेरी टीम में था, लेकिन अब एक तरह से दुनिया से कट चुका था। उसे कनिष्क के लैपटॉप की जांच के लिए बुलाया था। निखिल ने लैपटॉप खोलते ही कहा, इसमें कुछ तो छिपाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सामान्य आदमी डिलीट करके गया हो। इसमें ट्रिपल लेयर एन्क्रिप्शन है जो आमतौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। मैं चौंक गया। तुम तो खोल सकते हो ना इसे? निखिल मुस्कराया। मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। और एक बात और, लैपटॉप में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रिगर है। अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो सारा डेटा मिट जाएगा। तो क्या कनिष्क कोई कोड छिपा कर गया है? मैंने पूछा। बिल्कुल, निखिल बोला, और वो कोड शायद उसी डायरी में है। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में लिखा हो। मैंने फिर से डायरी पढ़नी शुरू की। हर लाइन, हर विराम, हर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में कुछ छिपा था। और फिर अचानक एक लाइन पर मेरी नजर रुकी। जब दुनिया सोती है, मैं जागता हूं, एक ऐसे कोड के साथ जो केवल सच को जगा सकता है। मुझे समझ में आ गया, कनिष्क की डायरी एक कविता नहीं थी, वो एक कूट भाषा थी, एक सीक्रेट मैसेज जो उस पासवर्ड की ओर इशारा करता था जिससे उसका असली राज खुलेगा। और उसी पल मेरे फोन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश हुआ। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ एक ठंडी आवाज आई। तुम जितना जानने की कोशिश करोगे, खुद को उतना खो दोगे, इंस्पेक्टर आरव सैनी। वापस मुड़ जाओ, नहीं तो अगली लाश सिर्फ एक दोस्त की नहीं होगी। फोन कट गया। आयरा वहीं खड़ी थी। उसने मेरी आंखों में डर नहीं देखा, बल्कि आग देखी। अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं, मैंने कहा। क्योंकि अब ये सिर्फ कनिष्क की कहानी नहीं थी, ये मेरी लड़ाई बन चुकी थी। सच की, दोस्ती की, और उस अंधेरे के खिलाफ जो सच की रोशनी से डरता था। कभी कभी सच इतने करीब होता है कि हम उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। और कभी कभी वही सच इतना दूर हो जाता है कि उसे पहचानना तक असंभव हो जाता है। कनिष्क की मौत का रहस्य अब कोई सामान्य मामला नहीं रहा था। यह एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसमें हर उत्तर अपने साथ एक नया प्रश्न लेकर आता था। जनार्दन वर्मा जी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। ऑपरेशन साइलेंस, दिमाग पर नियंत्रण, सरकारी दबाव और वो 3 रहस्यमयी लोग। इस पूरे रहस्य में अब न सिर्फ एक हत्या छिपी थी, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की बू आने लगी थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मुझे हर उस व्यक्ति से मिलना होगा जो कभी कनिष्क के जीवन का हिस्सा रहा हो, चाहे वो दोस्त हो, सहयोगी हो या फिर कोई पुरानी पहचान। सबसे पहले मैं गया कनिष्क के कॉलेज के साथी और उसके सबसे करीबी मित्र सौरभ मेहरा के पास। वो इन दिनों एक छोटे से शहर में रहकर अपने पिता की दवा की दुकान संभाल रहा था। जब मैंने उसे फोन किया तो उसकी आवाज में मुझे हल्की सी घबराहट महसूस हुई। मैंने सीधा प्रश्न किया, सौरभ, कनिष्क के बारे में तुम्हें जो भी याद हो, मुझे सब कुछ चाहिए। खासकर पिछले 2 सालों में क्या कुछ बदला था। सौरभ चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वो बोला, आरव, मैं नहीं चाहता था कि इस सब में मेरा नाम आए, लेकिन अब जब तुम खुद आ गए हो तो छिपाने का कोई अर्थ नहीं। कनिष्क पिछले 2 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो बेहद गोपनीय था। उसने एक बार कहा था कि अगर ये जानकारी बाहर आ गई तो न सिर्फ उसका बल्कि बहुत से लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मैंने ध्यान से उसकी बात सुनी और पूछा, क्या तुम जानते हो वो प्रोजेक्ट किससे जुड़ा था? सौरभ ने जवाब दिया, बस इतना पता है कि वो कोई मानसिक अनुसंधान कर रहा था। उसने बताया था कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में कृत्रिम तरीके से विचार डाले जा सकते हैं और इस प्रयोग को अंजाम देने के लिए कुछ निजी संस्थाएं मिलकर एक गुप्त प्रयोगशाला चला रही थीं। मेरे मन में एक बार फिर जनार्दन वर्मा जी की बात गूंज गई, ऑपरेशन साइलेंस। क्या कनिष्क इस पूरे षड्यंत्र का केवल एक मोहरा था? या वो खुद किसी ऐसे सच को उजागर करना चाहता था जिसे कुछ शक्तिशाली लोग दुनिया से छिपा रहे थे? मैंने सौरभ से एक और सवाल किया, क्या कनिष्क किसी से डरता था?
क्या उसने कभी किसी का नाम लिया था? सौरभ कुछ सोचकर बोला, हाँ। एक नाम उसने बार बार लिया था, प्रोफेसर नारायण देव। उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस इंसान को ढूंढना जरूरी है। मेरे हाथ में अब एक नया सुराग था, प्रोफेसर नारायण देव। मैंने तुरंत कुछ पुराने दस्तावेज खंगाले और पता किया कि यह व्यक्ति पहले एक सरकारी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक रह चुका था, लेकिन कुछ साल पहले उसे गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद से वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं, या उस आदमी को ढूंढकर सच की एक और परत से पर्दा उठाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अगली सुबह एक पुराने विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड विभाग में पहुंचकर उसकी जानकारी निकलवाई। वहां के कर्मचारी ने मुझे एक पुरानी फाइल दी, धूल से भरी हुई, लेकिन अंदर कई महत्वपूर्ण कड़ियां थीं। फाइल के अनुसार प्रोफेसर नारायण देव ने एक प्रयोगशाला में मस्तिष्क नियंत्रण तरंगों पर शोध किया था। उनका दावा था कि मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है। उसे एक मशीन के द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि वह क्या सोचे, क्या महसूस करे और क्या निर्णय ले। सरकार ने उस समय इस शोध को बंद करवा दिया और कहा गया कि यह मानवता के मूल अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन क्या ये प्रयोग वास्तव में बंद हुए थे? या फिर किसी गुप्त स्थान पर इन्हें जारी रखा गया? अब मुझे उस प्रोफेसर को ढूंढना ही था। मैंने जानबूझकर कुछ पुराने अखबारों में उसके नाम से जुड़ी खबरें ढूंढनी शुरू की। एक पुराने क्षेत्रीय समाचार पत्र में एक छोटी सी खबर छपी थी। एकांत में जीवन बिता रहे वैज्ञानिक ने कहा, मुझे मत ढूंढो, मैं जिनसे भाग रहा हूं वो इंसान नहीं है। उस लेख में स्थान का जिक्र था, चंपावत, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। मैंने बिना किसी को कुछ बताए वहां जाने का निर्णय लिया। चंपावत पहुंचने तक कई सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। क्या मैं उस प्रोफेसर को जिंदा पाऊंगा? क्या वो सच में किसी से भाग रहा है? और अगर हाँ, तो आखिर किससे? गांव में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के लोग बहुत कम बोलते हैं, जैसे किसी डर के साए में जी रहे हों। जब मैंने प्रोफेसर नारायण देव के बारे में पूछा, तो ज्यादातर लोगों ने या तो सिर हिलाकर मना कर दिया या दरवाजा बंद कर लिया। आखिरकार एक बुजुर्ग किसान ने मुझे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाया, अगर कहीं होंगे तो यहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना, साहब, वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते। कुछ और भी है जो रात में चलता है। मैंने उस घर का रुख किया, टूटी खिड़कियां, झूलता हुआ दरवाजा और अंदर से आती रहस्यमयी खामोशी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी 3 बार। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ा था एक झुकी हुई कमर वाला व्यक्ति, जिसकी आंखों में हर ओर भय था। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम कनिष्क के दोस्त हो, है ना? मैं सन्न रह गया। मैं उसके बारे में जानने आया था, लेकिन उसे पहले से मेरा नाम और कनिष्क का नाम पता था। मैंने उत्तर दिया, हाँ, मुझे सब कुछ जानना है, प्रोफेसर। सच क्या है? कनिष्क की मौत क्यों हुई? और ये ऑपरेशन साइलेंस क्या है? उसने मेरी ओर देखा और बोला, अब जब तुम यहां आ ही गए हो, तो तुम्हें सब बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, ये वो रास्ता है जहां एक बार जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल होता है। और फिर उसने अंदर का दरवाजा बंद किया और मुझे उस अंधेरे कमरे में ले गया, जहां हर दीवार पर एक कहानी थी। एक कहानी जो इस दुनिया से छुपा कर रखी गई थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद इंसान वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल हल करने के लिए नहीं, बल्कि सहने के लिए होते हैं। प्रोफेसर नारायण देव की तलाश ने मुझे वहां पहुंचा दिया था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो पुराना अखबार जिसमें प्रोफेसर का जिक्र था, उसमें एक छोटी सी जगह का नाम था, गिरिघाट। यह स्थान शहर से बहुत दूर था, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ। मैंने बिना समय गवाए उसी रात एक जीप किराए पर ली और गिरिघाट की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था। पेड़ों के झुंड जैसे मुझसे कुछ कह रहे थे और रात की हवाएं जैसे किसी पुरानी साजिश की गंध से भरी थी। 3 घंटे बाद जब मैं उस गांव के पास पहुंचा, तो सामने एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया,
गिरिघाट, प्रवेश निषेध। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं था। मैं गांव के भीतर गया, वहां सब कुछ शांत था। कुछ ज्यादा ही शांत। ऐसा लगा मानो इस जगह पर समय थम गया हो। पर तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मेरी ओर आया और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें उस आदमी से मिलना है न, जो हवाओं से बातें करता है? मैं चौंक गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने कहा, यहां कोई नारायण नाम का आदमी नहीं है। लेकिन पहाड़ी के उस पार एक झोपड़ी है। अगर वहां जाने का हौसला है तो जाओ। मगर याद रखना, लौटना जरूरी नहीं होता। मैंने बिना कुछ बोले उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ता कठिन था, लेकिन मेरे सवालों की आग ने मेरे कदमों को थकने नहीं दिया। जब मैं उस झोपड़ी तक पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर प्रवेश किया तो सामने एक झुकी हुई काया बैठी थी। घने बाल, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर एक ऐसा डर जो वर्षों से जमा हुआ हो। वो चुपचाप बैठा हुआ किसी कागज पर कुछ लिख रहा था। मैंने धीरे से कहा, आप नारायण देव हैं? वो बिना देखे बोला, आखिरकार तुम आ ही गए। कनिष्क ने कहा था तुम आओगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप कनिष्क को जानते थे? मैंने पूछा। उसने आंखें उठाईं। उसमें थकान नहीं, चेतावनी थी। कनिष्क मेरा छात्र था। लेकिन वो सिर्फ छात्र नहीं था, वो मेरा उत्तराधिकारी था। मैं उसे उस काम के लिए तैयार कर रहा था जिसे मैं अधूरा छोड़ चुका था। कैसा काम? मैं और करीब गया। एक सच्चाई उजागर करने का काम। उस सच्चाई का जिसे सरकार ने, संस्थानों ने और विज्ञान की दुनिया ने मिलकर दफन करने की कोशिश की। लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। और तब प्रोफेसर नारायण देव ने जो बताया, उसने मेरी आत्मा को हिला दिया। उन्होंने कहा, सालों पहले मैं एक प्रयोगशाला में काम करता था। मेरा शोध था मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण। मैं और मेरी टीम इस बात पर काम कर रहे थे कि कैसे इंसानी सोच को एक विशेष तरंगों के जरिए बदला जा सकता है। शुरू में यह केवल मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए था। लेकिन जल्दी ही सेना, गुप्तचर एजेंसियां और विदेशी कंपनियां इससे जुड़ने लगीं। प्रयोगशाला अब विज्ञान का केंद्र नहीं रही थी, वह एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। फिर एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं इससे अलग हो जाऊं। मैंने अपने शोध से जुड़े सारे दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और साक्ष्य लेकर बाहर आने का निर्णय किया। लेकिन तभी मुझे पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन साइलेंस को एक अंतर्राष्ट्रीय समूह चला रहा था, जो इस तकनीक का उपयोग आम जनता को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था। कनिष्क ने मेरे इन दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखा और इस तकनीक को दुनिया के सामने लाने की कसम खाई। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिनसे वह लड़ने जा रहा है, वो लोग सिर्फ इंसान नहीं, सिस्टम थे। और सिस्टम से टकराना मतलब मौत को न्योता देना। मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे याद आया, कनिष्क की मौत, उसका टूटा हुआ कंप्यूटर, वो 3 रहस्यमयी व्यक्ति, और अब ये ऑपरेशन। मैंने प्रोफेसर से पूछा, क्या आपके पास अभी भी वो साक्ष्य हैं? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैंने उन्हें छिपा दिया है, लेकिन कनिष्क ने उसकी एक प्रति बनाई थी। शायद तुम्हारे पास उसका कोई संकेत हो, कोई पासवर्ड, कोई चिट्ठी। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। कनिष्क की जेब से जो छोटा सा पेनड्राइव मिला था, उस पर केवल एक नाम लिखा था, उजाला। मैंने वह पेनड्राइव प्रोफेसर को दिया। उन्होंने कंप्यूटर खोला और कुछ क्षणों बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही है वो सबूत, सारी जानकारी। ये साबित करता है कि ऑपरेशन साइलेंस अभी भी जारी है। ये दिखाता है कि कैसे मीडिया, शिक्षा, मनोरंजन, सब जगह लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है। अब मुझे समझ आ गया था कि कनिष्क की मौत एक हत्या नहीं, एक क्रूर व्यवस्था का हिस्सा थी। वो एक सच्चा योद्धा था, जिसने अपनी जान देकर वो सच बचाया जिसे अब मैं आगे बढ़ाकर दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। मैंने प्रोफेसर से पूछा, अब क्या करें? उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हें यह सच्चाई लेकर बाहर जाना होगा। लेकिन याद रखना, अब वो तुम्हारे पीछे होंगे। वे लोग जो सच्चाई से डरते हैं, वे तुम्हें मिटा देना चाहेंगे।
मैंने बाहर कदम रखा, झोपड़ी के दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा। प्रोफेसर अब फिर से अपने कागजों में डूब चुके थे। लेकिन मुझे पता था, अब मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कनिष्क का साहस था, प्रोफेसर का ज्ञान था, और मेरे दिल में सच्चाई की एक आग थी। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी। कनिष्क की जेब से जो टूटी हुई पर्ची मिली थी, उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे। उस समय वो केवल एक कोड जैसा लगा था, लेकिन अब मुझे समझ आया। वो कोई कोड नहीं, एक रास्ता था। मैंने प्रोफेसर नारायण देव को वह पर्ची दिखाई। उनके हाथ कांप गए। यह तो वही है जो अंतिम सुरक्षा प्रणाली को खोल सकता है। कनिष्क को ये कैसे मिला? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब भय नहीं, उम्मीद थी। मैंने धीरे से कहा, शायद उसने जानबूझकर मेरे लिए छोड़ा हो, ताकि मैं उसकी राह पूरी कर सकूं। हम दोनों उसी रात उस जगह पहुंचे जहां प्रोफेसर ने वह गुप्त यंत्र छिपाया था, एक पुरानी कुठरिया जो ज़माने से बंद पड़ी थी। मिट्टी के नीचे एक स्टील का बक्सा दबा था। उस पर एक ताले की तरह डिजिटल लॉक था। प्रोफेसर ने कोड डाला, वही जो कनिष्क की पर्ची पर था। और जैसे ही ताला खुला, एक हल्की सी टिक की आवाज हुई और बक्से का ढक्कन धीरे धीरे खुला। भीतर वह चिप थी जिसमें सालों की मेहनत, दर्द और सच्चाई बंद थी। हमने तुरंत तय किया कि इसे दुनिया के सामने लाना ही होगा। अब अगला पड़ाव था सत्य का प्रकाशन। मैंने अपने पुराने पत्रकार मित्र नीरज तिवारी से संपर्क किया, जो एक स्वतंत्र समाचार चैनल चलाता था, सच्चाई के लिए पहचाना जाने वाला। हम बिना समय गवाए उसी रात उसके स्टूडियो पहुंचे। नीरज ने जब वह सबूत देखे तो वह भी स्तब्ध रह गया। यह तो पूरे सिस्टम को हिला देगा, आरव। लेकिन हम डरेंगे नहीं। प्रोफेसर ने अपने शब्दों में सब कुछ रिकॉर्ड किया, कैसे यह तकनीक विकसित की गई, कैसे इसका दुरुपयोग हुआ, और कैसे कनिष्क ने जान की बाजी लगाकर इसे दुनिया से छुपने से रोका। वीडियो रिकॉर्ड हुआ और उसी रात पूरे देश में एक साथ प्रसारित किया गया। सुबह होते होते टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, कनिष्क वर्मा, वह युवक जिसने अपनी जान देकर एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया। सरकार हरकत में आई। कई अधिकारी निलंबित हुए। गुप्त एजेंसियों की जांच शुरू हुई और उस खतरनाक तकनीक को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रोफेसर नारायण देव को सरकार की ओर से राष्ट्रीय सत्य योद्धा सम्मान दिया गया। और मैं वहीं खड़ा था, उस प्रकाश की ओर देखता हुआ, जो कनिष्क की आंखों से अब पूरे देश में फैल गया था।